क्या है ये? हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इशू ऑफ शेयर्स, और अब है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स में बता दूं क्या है, देखना आप सभी कि दो कंपनी के पास सिक्योरिटी होती है। एक होता है शेयर्स और एक होता है डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र, शेयर्स यानी अंश। शेयर्स अगर इश्यू होते हैं तो वो एज ए कैपिटल होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? एज ए कैपिटल। एज ए कैपिटल अगर होंगे तो वो एज ए क्या कहलाएंगे यहाँ पर? शेयर होल्डर्स। क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर्स। और बात आगे समझ में आपको? जो कंपनी के इनसाइडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपनी के इनसाइडर। डिबेंचर्स क्या होता है? आपके लिए एक लोन होता है। सारा ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शेयर्स की तरह ही होता है। 2 कॉपी, डिबेंचर्स की जगह शेयर्स लिखना होता है। और ये जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं। और ये होते हैं आउटसाइडर्स। क्या होते हैं ये? देखो मैं बता दूं, इनमें से इन छोटी सी जो चीजें बताई ना मैंने, इनमें से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। बात आगे समझ में, एग्जाम में आए हुए भी हैं। क्लियर है क्या आपको चीज? चलो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले डिबेंचर। डिबेंचर का मीनिंग बता ही दिया। डिबेंचर एक आपका एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसको लोन सर्टिफिकेट कह सकते हो आप लोग। ठीक है, आप क्या करते हो? एक डिबेंचर का सर्टिफिकेट बनाते हो। कंपनी डिबेंचर का सर्टिफिकेट बनाती है और कंपनी उस डिबेंचर के सर्टिफिकेट को क्या करती है? पब्लिक को सेल करती है, और बदले में पब्लिक आपको क्या करती है? पे करती है। बात आ गई समझ में? तो वो कहलाता है आपका डिबेंचर। बॉन्ड्स भी सेम टू सेम कुछ इस तरीके के ही होते हैं। और बात आ गई समझ में? लेकिन ये क्या है कि नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सब में चल जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड साइन होता है। बॉन्ड का मतलब यहाँ पर एक ये होता है कि भाई कि एक ये गारंटी पेपर भी कह सकते हो आप लोग। ये बॉन्ड आपके अमाउंट में भी काम आता है और गारंटी पेपर में भी क्या आता है? काम आता है। कि एक बॉन्ड साइन हो गया अपना, अरे बस बोले डील साइन हो गई आपकी, तो वो क्या कहलाता है? यहाँ पर आपका बॉन्ड्स कहलाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरी एग्जाम में आती है, ध्यान रखना है ना। बाकी तो प्रैक्टिकल पोर्शन है पूरा डिबेंचर चैप्टर के अंदर। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में एज ए थ्योरी आता है, और आपकी किताब में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सिंपल सी परिभाषा लिखी हुई है आपकी बुक में। समझना आप सभी, है ना? देखो हाँ, सबसे पहला है फ्रॉम द व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से। मतलब देखो बहुत आसान है, एक साथ जब इन चीजों को देखते हैं ना तो बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप एक बेसिकली रीड करोगे ना तो देखना आपको कितने से समझ में आ जाएगा। सर सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? सिक्योर्ड डिबेंचर सिंपल सी बात है। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब होता है कि आपको अगर डिबेंचर चाहिए तो आपको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? कोई, जिसको है ना आज के टाइम में बोला जाता है मोर्गेज डिबेंचर। क्या बोला जाता है? मोर्गेज डिबेंचर बोला जाता है। MORTGAG। क्लियर है क्या आपको चीज? मोर्गेज डिबेंचर, MORTGAG, मोर्गेज डिबेंचर बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं। सर सिक्योर्ड का मतलब है कि अगर मैं किसी से लोन ले रहा हूं तो बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? बेटा कोई एक सिक्योरिटी की गिरवी रखनी पड़ेगी। सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखना पड़ेगा, गिरवी करना पड़ेगा। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? उसमें आप कोई भी किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी गिरवी नहीं रख रहे। और अक्सर क्या होते हैं, इनके ऐसे डिबेंचर इशू होते भी नहीं है। आई बात समझ में? बिना सिक्योरिटी के कोई काम करना पसंद नहीं करता। क्लियर है क्या आपको? ये आज के टाइम में मॉर्गेज डिबेंचर ही पसंद करते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू होते भी नहीं है आजकल। क्योंकि डिबेंचर एक क्या है? लोन है। और लोन क्या होता है? बिना सिक्योरिटी के आपकी लोन आपको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी हो। फॉर्म द व्यू ऑफ टेनर यानी अवधि के आधार पर एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर होता है कि डिबेंचर इशू करते समय हमने बोला कि भाई 5 साल बाद आपको इन डिबेंचर्स का पेमेंट कर देंगे, चाहे एट पार एट प्रीमियम पर, तो वो हो गया रिडीमेबल। और हमने इरिडीमेबल में कब पेमेंट करेंगे ऐसी कोई चर्चा ही नहीं करी। आई बात समझ में? हमारी इच्छा हो जब पेमेंट करेंगे, हाथों हाथ भी कर सकते हैं, फर्म बंद होगी तब भी कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं पे डिपेंड है। लेकिन अगर रिडीमेबल डिबेंचर है तो उसमें फिक्स टाइम पीरियड लिखा हुआ होता है
सपोज कंपनी के पास 2 ब्लॉक बने हुए, एक रिडीमेबल की लाइन है और एक क्या है, इरिडीमेबल की लाइन है। तो कंपनी की, पब्लिक की इच्छा पे डिपेंड है कि वो कौन सी की साइड जावे, कि वो सिक्योर होना पसंद करे या फिर अनसिक्योर होना पसंद करे। जहाँ रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं वहाँ इंटरेस्ट की रेट वैसे भी क्या होती है, कम होती है। इरिडीमेबल में रिस्क ज़्यादा है और कभी भी लात मार के भगा सकते हैं कि भाई हमको तो हमारे पैसे की जरूरत नहीं, हम रईस हो गए, हमने तुम्हारे लोन का क्या कर दिया, रीपे कर दिया। आगे देखो, फॉर्म द व्यू ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। अब कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई आपके 2 डिबेंचर होते हैं, एक तो होता है कन्वर्टिबल और एक होता है नॉन कन्वर्टिबल, परिवर्तनीय, और एक क्या होता है, अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय का मतलब कि आप इनको इक्विटी शेयर्स में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो वो परिवर्तनीय हो गए। और जिनको इक्विटी शेयर, हाँ जिनको इक्विटी शेयर समतांशों में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो क्या हो गए, यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल हो गए। अरे क्लियर देखिए आपको चीज बहुत ईजी सिंपल, देखो मैंने आपको समझाया, बात समझ में आ गई क्या आपको। जिनके ऊपर सिक्योरिटी रखी जाती है तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योरिटी नहीं रखते हो तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, एक टाइम पीरियड बोल देते हैं कि 5 साल बाद 10 साल बाद आपको पेमेंट कर देंगे, और एक होता है कि कोई भी टाइम नहीं बोला जाता, कभी भी भुगतान कर सकते हैं हम हमारे डिबेंचर्स का। और एक कन्वर्टेबल क्या होता है, शेयर्स में, भाई डिबेंचर से शेयर्स आसानी से क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। बात आगे समझ में आपको। और यहाँ पर जो डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो वो क्या है, नॉन कन्वर्टेबल है। साफ साफ जब डिबेंचर इश्यू होते हैं तो ये सारी लाइनें पहले क्लियर की जाती है कि ये किस टाइप के डिबेंचर है, इसलिए इसकी हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। बात आगे समझ में आपको आ गया। अब अगला क्या है, फ्रॉम कूपन रेट। अब फ्रॉम कूपन रेट क्या होता है कि ये जो छोटा सा पोर्शन है, क्योंकि ये रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है, समझे, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। अब इसकी परिभाषा भी पढ़ोगे ना, देखो क्या लिखा हुआ है। ये ऋण पत्र विशिष्ट ब्याज दर पर जारी किए जाते हैं जिसे कूपन दर कहा जाता है, मतलब एक कोई स्पेसिफिक रेट डिसाइड की जाती है इसके लिए। तो ये क्या बन गया आपके लिए, स्पेसिफिक कूपन रेट बन गया। क्या बन गया, स्पेसिफिक कूपन रेट। जैसे डिबेंचर के आगे एक परसेंटेज लिखा हुआ आता है, ठीक है, उसके अलावा एक स्पेसिफिक कूपन कार्ड बनाया जाता है जिसके अंदर डिबेंचर की क्या लिखी हुई होती है, रेट लिखी हुई होती है, परसेंटेज लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और ये स्थिर भी हो सकती है और क्या हो सकती है, चल भी हो सकती है, मतलब कभी भी रेट क्या हो सकती है, बदल सकती है। आ गया हो, ये थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा आपके लगेगा ऐसा क्योंकि ये थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है कि ये तो दिखता है तो इसलिए समझ में आ गया सर, लेकिन कुछ कुछ जैसे टॉपिक्स है जो हम पढ़ते ही क्या है फर्स्ट टाइम या थोड़े बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल या बड़े लेवल पे चले गए, जो बातें हमको समझ में नहीं आ जाती, क्लियर देखिए आपको नहीं आ पाती। देखो अगला देखो, शून्य कूपन दर क्या होता है, ये ऋण पत्र ब्याज की कोई विशिष्ट दर वहन नहीं करते हैं, निवेशकों की क्षतिपूर्ति करने की दृष्टि से इस प्रकार के ऋण पत्र पर्याप्त बट्टे के साथ जारी किए जाते हैं। जैसे क्या होता है कि भाई जैसे कुछ हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे क्या हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स को हमने क्या दे दिया, डिबेंचर इशू कर दिया, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, उनके नुकसान हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं उनके, जैसे किसी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपए का, तो उनका हमारा इन्वेस्ट 10 लाख रुपए का क्या हो गया, वेस्ट हो गया। हम सिर्फ उसको 40 लाख ही दे सकते हैं आज की तारीख में, तो हमने क्या किया, 10 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए। वो 10 लाख उनको रोक दे कि हाँ भाई तुम हमसे 10 लाख रुपए मांगते हो, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट की रेट नहीं है। अरे क्लियर है क्या आपको जी, उस 50 लाख को बराबर करने के लिए हमको ये रेट, ये इस तरीके से जीरो कूपन रेट डिबेंचर इशू करने पड़ते हैं। चलो अगला देखो, लास्ट क्या है भाई, फ्रॉम द व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के दृष्टिकोण से। अभी देखना क्या लिख रखा, रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब इसमें नाम, अता, पता, ये सारी चीजें लिखी हुई होती है, तो वो क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। आई बात समझ में। जैसे तुम यहाँ पर अगर पढ़ने आया हो तो मैंने तुम्हारा नाम, अता, पता ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो अब तुम रजिस्टर्ड नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल में अगर एडमिशन होता है तो क्या होता है, सारी चीज, तो वो रजिस्टर्ड हो गया तुम, ठीक है, जैसे रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं। और अगला होता है बियरर डिबेंचर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके डाटा नहीं निकले, आपको ये एक फॉर्म भेजा जाता है, वो फॉर्म भी किसके पास रहता है, आपके पास रहता है। मतलब जब डिबेंचर आपको भेजा जाता है मेल पर, तो उसमें ही आपको क्या दे दिया जाता है, फॉर्म दे दिया जाता है। उसी फॉर्म को आपको क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया हमने, बियरर। कंपनी अपने पास किस प्रकार का अब ऐसे किसी प्रकार के डिबेंचर का रिकॉर्ड नहीं रखती, ठीक है। तो ये डिबेंचर की आपकी थ्योरी है। बाकी मैं आपको बता दूं, इन प्रैक्टिकली आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर है,
आई बात समझ में? जो कैश के लिए इशू करते हो, या फिर आपकी फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने के लिए डिबेंचर इशू करते हो, या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए आप डिबेंचर इशू करते हो, समपार्श्विक बोलते हैं जिसको। और डिबेंचर्स भी हैं हम इशू करते हैं, जैसे रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, याद है? एक एंट्री डेबिट और एक एंट्री क्रेडिट, ऐसे कंसेप्ट सिखा रखे हैं मैंने आप सबको। और क्लियर है क्या आपको चीज़? बरा चलो, बहुत है आज के लिए, ये आपकी थ्योरी है इंपॉर्टेंट। आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, जो बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक है, चाहे हिंदी मीडियम हो और चाहे क्या हो इंग्लिश मीडियम हो। एक बार मैंने बेसिक व्यू दे दिया है आप सबको कि ये इसका मतलब ये होता है। जब इसको देखते हैं ना तभी आपको बहुत सारा लग जाता है कि सर ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, क्योंकि आप शुरू ही नहीं करते पढ़ने। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसको एक बार स्टार्ट करो पढ़ना, अपने आप समझ में आएगा। उसमें कोई उर्दू थोड़ी लिखी हुई है जो बेटा समझ में नहीं आएगा, हिंदी इंग्लिश लिखी हुई है। अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, ओके।